आज हमारे बीच में सीतापुर जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश की शान, जिन्होंने सामाजिक नेतृत्व देने का काम किया, इन्होंने अपने बल विक्रम पौरुष पराक्रम के बल पर पूरे समाज की आन बान शान को रेखांकित करने का प्रयास किया है। उन्होंने चाहे शैक्षिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर दिशा में समाज की दशा बदलने का काम किया है। इन्होंने समाज को दिशा दिखाने का काम किया है। ऐसे जुझारू, कर्मठ और तमाम महापुरुषों के विचारों को प्रज्वलित करने वाले आदरणीय दादा हमारे बीच में हैं, जिनको लोग बड़े प्यार से डॉक्टर बिंद्रा प्रसाद धुरिया कहते हैं, जिन्होंने अपने विक्रम के बल पर साहित्य रत्न की डिग्री हासिल की, आयुर्वेद रत्न भी हैं। उन्होंने उस युग में सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ने का काम किया और आज हमारे बीच में हैं आदरणीय बिंद्रा प्रसाद धुरिया जी। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन बंदन है, आपकी मेधा को प्रणाम करता हूं। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो समाज है, जो समाज विकास की धारा से दूर है, उसे हम कैसे विकास की धारा में ला सकते हैं। आपने ढेर सारा अनुभव हासिल किया है, आपके पास अनुभव का खजाना है, कुछ हम लोगों को भी बांटे आदरणीय धुरिया जी। अनुभव के आधार पर और बहुत चिंतन करने के बावजूद हमको ये प्रतीत हुआ कि हमारे समाज में तमाम जैसे आदिवासियों में कुरीतियाँ थी, उस प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त हैं। जैसे मूर्ति पूजा, शिकार इत्यादि करना, दारू आदि का पीना और समाज से वंचित रहना। जब मानव आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का है, विकास जहाँ है वहाँ वो जाने की इच्छा में नहीं रहा। विकास आज शिक्षा के क्षेत्र में है। एक विद्वान ने कहा है, जिता सभा वस्त्रवाता जिता, गोमिता मिष्ठाता जिता, मार्गो यानवता जिता, विद्वानम सर्व जिता। जिस आदमी के घर में गहना, आभूषण, नीलम, पोखराज, हीरा आदि जड़ित मुकुट लगाए बैठा है, वो सभा में विजय पाता है। जिस आदमी के घर में घी, दूध, दही, गौएं पली हैं, वो अपने घर में विजय पाता है। और जिस व्यक्ति के पास धन है, बहुत बड़ा यान है, रथ है, हाथी है या वायुयान है या कार है, वो मार्ग में विजय पाता है। लेकिन अगर कुशल विद्वान है तो हर क्षेत्र में वो विजय पाता है। विद्या एक वो है, कामधेन गुणा विद्या हो अकाले फलदायिनी, प्रवासे मात्र समदर्शी, विद्या गुप्त महाधनी। विद्या एक कामधेन गौ के समान कम मेहनत में ज़्यादा लाभ देने वाली विधा है। इसका न हरण है, न क्षरण है, न विभाजन है। ये विदेश में आपकी माता के समान रक्षा करती है और समाज में सम्मान दिलाती है। एक विवेक बुद्धि होती है, एक सहज बुद्धि होती है। विवेक बुद्धि का आदमी कुर्सी पर बैठ करके शासन कर रहा है, सहज बुद्धि का आदमी मेड़ छांट रहा है, होटल पर पत्ता चाट रहा है और सड़क पाट रहा है। वो भी है आदमी जो बैठा है पालकी, वो भी है आदमी जो ढोता है पालकी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इसी बात को लेकर के अपने में बहुत ही संकुचित रहते हैं कि हमारे समाज के लोग शिक्षा से दूर हैं, और जिन लोगों ने कहीं पर शिक्षा ग्रहण की है तो उनको राजनैतिक और सामाजिक सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। आदरणीय धुरिया जी, आपसे क्षेत्र के तमाम राजनीति के जो पितामह जिनको कहा जाता है, वो आपसे आशीर्वाद लेते हैं। आपने ढेर सारा अनुभव हासिल किया है राजनीति की दिशा में और तमाम लोगों को दिशा दिखाने का भी काम किया है। तो आपको ये राजनीतिक अनुभव और राजनीति भी क्या अच्छी चीज है? लोग कहते हैं राजनीति बहुत खराब चीज है, फिर आपसे लोग राजनीति में प्रेरणा लेते हैं आकर के। तो आप इस पर कहाँ तक सहमत हैं? हम इससे सहमत हैं। प्रजातंत्र में बिना राजनीति के गए और बिना जाने आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। यदि आपको एक नल लेना है
तो फिर किसी विधायक से ही तो विधायक नीति से नल पाएंगे। यदि आपको आवास लेना है तो किसी प्रधान से मिल करके ही तो आवास पाएंगे। तो प्रजातंत्र में, राजनीति में जो व्यक्ति नहीं गया है, कुछ नहीं जानता है, तो उसका जीवन तो हमारी ख्याल से बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, ये जो राजनीति और समाज नीति है, हाँ, ये दो पहलू हैं हाँ, विकास के लिए। हाँ। तो क्या आप ये कहाँ तक इससे सहमत हो सकते हैं कि राजनीति के लिए आवश्यक है समाज नीति बनाई जाए? क्या समाज नीति में बदलाव होना चाहिए? ये राजनीति के जो दो पहलू हैं और मुख्य हैं, तो जिस समाज के लोग राजनीति में अग्रसर लग करके और बहुतायत लोग लग गए, उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, और जो आदमी शून्य रहे और राजनीति को अपना ये खोखला मानते रहे, वो बेकार अलग बैठे रहे। जैसे राजतंत्र में गुलाम थे और वो आज भी गुलामी का काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि समाज नीति, हाँ, समाज नीति और राजनीति को कुछ लोग कहते हैं चोली दामन का साथ है। हाँ। तो क्या ये है वास्तव में? भाई, राजनीति जो है वो राजाओं की नीति से जुड़ी है और समाज नीति है वो समाज से जुड़ी हुई है। तो जहाँ पर समाज विकसित होगा वहाँ पर राजाओं की नीति समझी जाएगी, और जहाँ समाज विकसित नहीं है तो राजाओं की नीति नहीं जान सकता है। जैसे कहा गया है कि हर आदमी को हर पॉइंट पर सावधान रहने की आवश्यकता है, और अगर हम जरा भी असावधान हो गए, मानो हम पीछे चले गए, तो सावधानी का अर्थ है कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि देशाटनम, देशाटन करिए। पंडित मित्रता, पढ़े लिखे विद्वानों से अपना सहयोगी और साथी बनाइए, उनसे बैठ करके समय समय पर डिस्कस कीजिए। बारांगना, जिस प्रकार से वैश्याओं को देखा गया है कि सबका धन हर लेती हैं और अपना वैसी की वैसी बनी रहती हैं, और वो कैसी है होशियार होती है, इसलिए उनके यहाँ भी जाना है। राजसभा प्रवेशा, आप घर में अपने अहंकारी पुरुष कुम्हड़ा भात खाए बैठे हो, कहते हो हम ही बड़े हैं, लेकिन राजसभा पे जब जाते हो तो वहाँ नाना प्रकार के भोजन, नाना प्रकार का बैठने का स्थान, नाना प्रकार के सेवा और व्यवस्थाएं होती, तब आप जान जाते हो कि हम कुछ नहीं हैं। और अनेक शास्त्राणि विलोकितानि सभा चातुर्य भवत पंचा, हर विद्वान का प्रमाणित ग्रंथ का अवलोकन करने के बाद ही सामाजिक चतुरता आती है, और जिसके चलते समाज को कुछ दिया जा सकता है। ये सामाजिक चतुरता की आपने बात कही है। क्या हमारे महापुरुष, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे फुले हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे लोहिया जी हो, चाहे साथी जी हमारे हों, ये हमारे जो मनोहर कश्यप जी हैं, जयपाल सिंह कश्यप हैं, वीरांगना फूलन देवी हैं, ढेर सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन लोगों ने सामाजिक आंदोलन की अलख जगाई। क्या आप ये समझते हैं कि सामाजिक चतुरता के लिए इन महापुरुषों के साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए? हमारे ख्याल में तो साहित्य जो है वो किसी भी राइटर का प्रमाणित अगर साहित्य है तो उसको पढ़ने से ही आपको सामाजिक चतुरता आती है। और जहाँ तक हमारे समाज के जो विद्वान हुए या अन्य राइटर हुए, तो जिनके अनुयायी भविष्य में ज़्यादा जोरदार हुए, वो चर्चा का विषय बने हैं। और जिनके अनुयायी को जनते नहीं, कहीं अंधे के थाल में रख दीजिए हलवा और गोबर, तो टटोल कर कहेगा कि दोनों बरोबर। तो हमारा समाज जो था वो एक शिक्षा में हम उसको यही मानते हैं कि कम ज्ञान का आदमी था, तो उसके सामने कोई भी विद्वान किसी प्रकार का आ जाए तो उसको ये कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में ही हमारे समाज का जो पतन हुआ है वो इसका मूल कारण है शिक्षा का, और दूसरे कुरीतियों का उसका ज़्यादा समावेश होना, जैसे जुआ खेलना। हमारा समाज जो है ये प्रशासन में भागीदारी नहीं कर पा रहा है। शोषित और वंचित समाज में सबसे जो पिछड़ा है, दबा हुआ समाज है, वो कश्यप समुदाय। तो वो प्रशासन में प्रतिभागी नहीं बन पाया है। उसके क्या कारण है, आप कैसे शोध करेंगे उस पर? उसके कारण तो हमको ये लग रहा है कि जिस समाज के अंदर विद्या का अभाव है,
जिस समाज के अंदर सब अपने को बड़ा नेता मानते हैं। महाभारत की एक कथा है, कथा में अर्जुन और कृष्ण जी की वार्ता होती है। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण जी से कि आप कह रहे थे कि आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह और कर्ण आदि बहुत पहलवान हैं, लेकिन हमारे गांडियों के सामने कोई नहीं टिक सकी। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन ऐसा नहीं है, जीतने का कारण हम आपको बताए देते। तो बताइए साहब। तो कृष्ण जी अपने शब्दों में कहते हैं कि सर्वे यत्र विनेतारा सर्वे पंडित मानिना सर्वे महत्व विछंदी तत्वृंदमोसीदयत। जिस ग्रुप के अंदर सब अपने को बड़ा नेता मानते हों, जिस ग्रुप के अंदर सब अपने को विद्वान पंडित मानते हों, जिस ग्रुप के अंदर सब अपने को बड़ी कुर्सी पर बिठाने की चेष्टा में हो, तद माने वो समूह माने झुंड मौसीदत माने नष्ट होता है, वो झुंड नष्ट हो जाता है। तो आपका न गांडी इसलिए सफल हुआ, न कुछ एक अनुशासन था, इसलिए आप जीते और पांडव जीते और कौरव हारे। और वो अनुशासित नहीं थे। तो हमारी समझ से हमारे जो जिस समुदाय में अगर विकास नहीं हुआ है तो उसका अनुशासन नहीं है, वो किसी को बड़ा और किसी को भला या विद्वान मानने के लिए सहर्ष तैयार नहीं होते हैं। आप साहित्य रत्न हैं और जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने देखा आपकी जो रचनाएं हैं बड़ी पुष्ट रचनाएं हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं और लोक लुभावन रचनाएं हैं। तो आप क्या इस विचार से सहमत होंगे कि साहित्य की जो भूमि है, जहाँ जहाँ सीतापुर में भूमि है या प्रदेश की भूमि है, क्या उस भूमि का जीर्णोद्धार होना चाहिए या साहित्य के जो महल हैं वो खंडहर बन चुके हैं? जनवादी साहित्य स्पेशल रूप से देखा जाए कि वो एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। क्या आवश्यकता है उनका भी जीर्णोद्धार किया जाए? देखो, आज जो भौतिकवाद की लहर है, स्वार्थवाद की आंधी, भौतिकवाद की लहर की तमस कांड में हमारा जो साहित्य है, क्योंकि हर व्यक्ति कम मेहनत में ज़्यादा लाभ ढूंढता रहता है, तो साहित्य तो एक ऐसा खजाना है जहाँ बहुत ढूंढने के बाद भी उसको कम मिलता है। तो इसलिए साहित्य का जो है वो बहुत विद्वानों का क्रियाकलाप व्यवस्थाएं सब थी, वो आगे विकास न करके खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गई है। अच्छा, मैं अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कोई आप अच्छी सी कविता सुना दीजिएगा। क्योंकि मैं पेशे से एक छोटा सा किसान भी रहा हूँ। स्वागत है। हाँ, तो इसके संबंध में एक कविता है। चचा भतीजे बैठे हुए हैं, तो एक चचा भतीजे से कहता है भैया ये खेती करो। और मैं हमारी प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हमारे भाई मर गए थे और हम अपने भतीजे के साथ रहते थे, और तो जो हमारे चित्रण गांव घर का है वही है। इसलिए स्वागत है दादा। हम न करब अब ककुआ किसनिया, तो ही का बताई हम दुख कई बतियाँ, जीनी नहीं सांझ से कारे नहीं रतिया, माघ कई शीत चाहे जेठ कई घमवा, बनी कई बयलो करी खेतवा में कमवा, माटी माँ मिलाए दे सारी जिंदगनिया, हम न करब अब ककुआ किसनिया, पेटवा हमार खाली देहिया उघारी, मेहरी बुढ़ानी मांगी मांगी नई सारी, घर की दुरुस्ती टूटी खाट पटी लोटिया, लरिका लगाए फिरे फटही लंगोटिया, बिटिया की झाके फटे पट से जवनिया, हम न करब अब ककुआ किसनिया, गांव के परोस लगे देगिन का मेला, जाई बेरा दीदी आई हमरो गदेला, नाजू नाही डहरी में खाली पड़ी जेबिया, हमका सपन भई गुड़ के जलेबिया, जियरा मसो से बहे अखियों से पनिया, हम न करब अब ककुआ किसनिया, लोन तेल सब का गरे रिसगरानी, हमारी जिनसिया न रंजो महंगानी,
खाद पानी की न बेचे निक सैल गतिया किनी सरकार यस मोरी दुर्गतिया भाव न जे काट गावे बेर बर ननिया हम न करब अब ककुआ की सनिया तो नाज का उपजावे माने कुली जाए भूसिया सहना सिपाही लेखपाल मांगे घुसिया खुशी लावा सब के आजादी के कहरवा हमरी बेर नहीं आवा भी न सरवा हमरी गुलामी की न बदली कहानियाँ हम न करब अब ककुआ की सनिया। इन्हीं शब्दों के साथ कविता समाप्त। बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई। जिस तरीके से एक किसान का चित्रण किया है, उसकी दीनहीन दशा का चित्रण किया है, यकीनन वो मनमोहन करने वाली है। और इस मनोहारी कविता के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय दुधिया जी मैं प्रणाम करता हूँ आपकी मेधा को और धन्यवाद देता हूँ।